गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई बताओ। देखो, आपको घर पर रहकर पढ़ाई करनी है और जिसकी फ़ाइल कंप्लीट नहीं हुई उसको फ़ाइल बनानी है। बाकी डेली का एक एक लेसन आपको पढ़ना है ताकि आपका जो कोर्स है वो जल्दी 2 या 3 बार रिवीजन हो जाए। अभी ये मत समझना कि हमारी तो एग्ज़ाम ही नहीं होगी। आपकी एग्ज़ाम हो सकती है, लेकिन 29 अप्रैल से जो एग्ज़ाम स्टार्ट थी अभी उसको स्थगित किया गया है, यानी कि वो कभी भी बाद में हो सकती है। ऐसे भ्रम में मत रह जाना कि हमें तो प्रमोट करेंगे। बाई चांस आपको प्रमोट नहीं किया और आपकी एग्ज़ाम हुई तो फिर आप बताओ कब याद करेंगे। इसलिए आपको पढ़ना ज़रूरी है। प्रमोट हो या नहीं हो, अपन को अपना सिलेबस कंप्लीट रखना है, तभी आप कंपटीशन में अच्छे नंबर ला सकते हो। इसलिए अभी 30 अप्रैल तक कॉलेज को क्या कर दिया, छात्रों के लिए बंद कर दिया। फैकल्टी तो पूरी आती है। आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी समस्या हो तो अपने विषय अध्यापक से उसे सोल्व कर सकते हैं। तो कल अपन ने चर्चा की थी अपने प्रथम अध्याय के बारे में। उसमें पढ़ा था कि कला क्या होती है, कला की विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं, कला का महत्व, इसके अलावा ललित कलाएं और उपयोगी कलाओं में अंतर आदि के बारे में अपन ने चर्चा की थी। और लास्ट में उसके निष्कर्ष के बारे में और कुछ 6 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे लास्ट में, आप उनको सोल्व आउट करेंगे, अर्थात अपनी नोटबुक में उनके आंसर लिख कर रखेंगे। जैसे ही कॉलेज ओपन होगा तो मैं आपकी नोटबुक चेक कर दूंगा। तो चलिए आज अपन दूसरा चैप्टर लेते हैं। चैप्टर का नाम है दृश्य व प्रदर्शनकारी कलाएं। क्या नाम है? दृश्य एवं प्रदर्शनकारी कलाएं। यह है अध्याय सेकंड और इसका नाम है दृश्य एवं प्रदर्शनकारी कलाएं। दृश्य का मतलब होता है विजुअल। दृश्य का मतलब क्या होता है? विजुअल। विजुअल मतलब जो अपन सामने जिस चीज़ को देखते हैं वो अपने सामने होती है, तो उसी को विजुअल कहते हैं, दृश्य बोलते हैं। और इसके अलावा जो प्रदर्शनकारी कलाएं होती हैं, प्रदर्शनकारी कलाएं कौन सी होती हैं? परफॉर्मिंग आर्ट, यानी कि कोई स्टेज पे प्रोग्राम होए या फिर अपने सामने कोई डांस करके दिखाए या कोई कविता सुनाए या कोई नाटक करे या कोई स्टाइल मारे, तो वो सब क्या है? परफॉर्मिंग आर्ट है। तो दृश्य कला को तो बोलते हैं विजुअल आर्ट। क्या बोलते हैं? विजुअल आर्ट। दृश्य का मतलब क्या होता है? विजुअल। विजुअल। और प्रदर्शनकारी का मतलब क्या होता है? प्रदर्शनकारी का मतलब होता है परफॉर्मिंग। क्या होता है? परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग। और कलाओं का मतलब तो आपको पता ही है, आर्ट्स। तो ये हो जाएगा विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो देखिए, ललित कलाओं को मोटे रूप से, यानी कि ललित कलाओं को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है। ललित कलाओं को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में। तो ललित कलाओं को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित किया गया है। 2 भागों में विभाजित किया गया है। अब देखते हैं वो 2 कौन कौन से भाग हैं जिनको विभाजित किया गया है। जिसमें पहले नंबर पर आता है कौन सा? दृश्य कलाएं। पहले नंबर पे कौन सी है? दृश्य कलाएं। दृश्य कलाएं। अब दृश्य कलाओं का एक और अन्य नाम है, वो क्या है? दृश्य कलाओं को क्या कहते हैं? रूपप्रद कलाएं भी कहते हैं। कौन सी कलाएं कहते हैं? रूपप्रद कलाएं। रूपप्रद कलाएं। दृश्य कलाओं का दूसरा नाम क्या हो गया? रूपप्रद कलाएं। दृश्य कलाएं या रूपप्रद कलाएं। और इंग्लिश में कहेंगे इनको विजुअल आर्ट्स। इंग्लिश में क्या कहते हैं? विजुअल आर्ट। VISUAL ARTS। विजुअल आर्ट्स। तो ये तो होगा पहला टाइप, यानी पहला प्रकार। और दूसरा प्रकार होता है
प्रदर्शनकारी कलाएं। कौन सी कलाएं? प्रदर्शनकारी कलाएं। दूसरा नंबर पे है प्रदर्शनकारी कलाएं, जिनको इंग्लिश में क्या कहेंगे? PERFORMING, परफॉर्मिंग आर्ट्स। आपको इंग्लिश में भी नाम याद आने चाहिए। तो दो टाइप हो गए, दृश्य कलाएं जिनका दूसरा नाम है रूपप्रद कलाएं, इंग्लिश में कहेंगे विजुअल आर्ट। दूसरे नंबर पे है प्रदर्शनकारी कलाएं। कौन सी कलाएं? प्रदर्शनकारी कलाएं, और इनको कहेंगे परफॉर्मिंग आर्ट। तो सबसे पहले अपन आज चर्चा करेंगे दृश्य अथवा रूपप्रद कलाओं के बारे में। समझ में आ गया? चलो मिटाने से पहले एक बार और बता देता हूँ। आज अपन अध्याय कर रहे हैं, वो स्टडी कर रहे हैं अध्याय नंबर 2 की, और उसका नाम है दृश्य एवं प्रदर्शनकारी कलाएं। दृश्य कलाओं को कहते हैं विजुअल आर्ट, और प्रदर्शनकारी कलाओं को कहते हैं परफॉर्मिंग आर्ट। तो ललित कलाओं को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। वो 2 भाग कौन कौन से? पहला हो गया दृश्य कलाएं। दृश्य कलाओं का दूसरा नाम है रूपप्रद कलाएं, इंग्लिश में कहेंगे विजुअल आर्ट। और दूसरा हो गया प्रदर्शनकारी कलाएं, जिनको इंग्लिश में कहेंगे परफॉर्मिंग आर्ट। प्रदर्शनकारी कलाएं कौन सी होती हैं? यानी कि जैसे कि नाटक, डांस, संगीत और कविता, ये सब कोई हमारे सामने स्टेज पर परफॉर्मिंग करे, प्रदर्शनकारी करे, तो वही सब प्रदर्शनकारी कलाएं होती है। मिटा दिया जाए। आगे देखते हैं। आज अपन चर्चा करते हैं सबसे पहले दृश्य अथवा रूपप्रद कलाएं। दृश्य एवं रूपप्रद कलाएं, जिनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? विजुअल आर्ट्स। क्या कहेंगे? विजुअल आर्ट्स। देखिए, दृश्य अथवा रूपप्रद कलाएं नेत्रों का विषय होने के कारण, नेत्रों का मतलब आंखों से देखे जाने वाली चीजें। दोबारा सुनो, दृश्य अथवा रूपप्रद कलाएं आंखों का विषय होने के कारण इनको क्या कहते हैं? चाक्षुष कलाएं भी कहते हैं। कौन सी कलाएं? चाक्षुष कलाएं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका संबंध किससे? अपनी आंखों से है, जिनसे हम उन कलाओं को देखते हैं। ये बताओ, कोई डांस कर रहा है और आपकी आंख बांध दी जाए किसी काली पट्टी से, तो आपको क्या पता है कि डांस कैसा था? बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते ना। या फिर आपकी आंखों के ऊपर एक पट्टी बांध दी जाए और आपको अपने ड्राइंग रूम में छोड़ दिया जाए और आपसे कहे कि चल बताओ इस पेंटिंग में आपको क्या दिख रहा है, तो आप बता सकते हो? नहीं बता सकते। लेकिन यदि आपकी आंखों के ऊपर डबल पट्टी बांध दी जाए और आपसे कहें कि बताओ डीजे पर कौन सा गाना बज रहा है, तो आप आराम से बता सकते हैं, आराम से बता सकते हैं। तो दोबारा सुनो, दृश्य अथवा रूपप्रद कलाएं नेत्रों का विषय होने के कारण इनको चाक्षुष कलाओं की श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। इसमें कौन कौन सी कलाएं आती हैं? देखो, रूपप्रद या चाक्षुष कलाओं में अब इसके 3 नाम मिल गए अपन को। देखो कौन कौन सा? एक तो हो गया दृश्य कला, एक रूपप्रद कला और एक चाक्षुष कला। ये तीनों एक ही नाम हो गए। एग्जाम में यदि आ जाए तो आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। अब इसमें कौन कौन सी कलाएं आती हैं? देखो, इसमें आती है चित्रकला। कौन सी? इसमें आएगी चित्रकला। और कौन सी आएगी? मूर्ति कला। और कौन सी आएगी? वास्तुकला। वास्तुकला का दूसरा नाम क्या है? भवन निर्माण की कला। भवन निर्माण कला, या फिर मुगल शैली में इसको कहते थे स्थापत्य कला। कौन सी कला? स्थापत्य कला। समझ गए?
स्थापत्य कला कह दो, चाहे भवन निर्माण की कला कह दो, चाहे वास्तुकला कह दो, तीनों एक ही नाम है। तीनों क्या है? एक ही नाम है। तो दोबारा सुनेंगे, दृश्य कलाएं या रूपप्रद कलाएं या चाक्षुष कलाएं कौन कौन सी होती है? चित्रकला, मूर्ति कला, वास्तुकला या भवन निर्माण कला या स्थापत्य कला। अब चित्रकला, चित्र बनाने की जो कला होती है उसको चित्रकला कहते हैं। और मूर्ति कला, मूर्ति कला किसे कहते हैं? किसी भी या प्राकृतिक या अप्राकृतिक आपदाओं से मिलकर, जैसे कंकड़, पत्थर, बजरी, सीमेंट, लकड़ी, लोहे के तार आदि के द्वारा सांचा बनाकर, इन्हें गढ़कर, खोदकर, पीटकर आदि के द्वारा जो कलाकृति तैयार की जाती है उसको क्या कहते हैं? मूर्ति कला। इसके अलावा स्थापत्य कला अपन सब देखते हैं, मकानों में रहते हैं, मकान बनाने के लिए पहले किस किस की ज़रूरत होती है? बजरी, सीमेंट, पत्थर, लोहा, तार, पानी, ईंट, सबकी आवश्यकता होती है। तो ये सब किस में आ जाएंगे? वास्तुकला में, भवन निर्माण कला में या स्थापत्य कला में। तीनों बात समझ में आ गई? चलो बहुत बढ़िया है कि गुरुजी आ गई। अब देखो इन सभी को किस में रखाया गया है? दृश्य कलाओं को मूर्त कलाओं की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि इन कलाओं का आधार स्थूल तत्व होते हैं। जैसे कि अब चित्रकला की बात करें तो चित्रकला में क्या क्या सामग्री आवश्यक है बताओ? चित्रकला में ज़्यादा, जैसे कि चित्रकला में भाई रंग ले लिए, ब्रश ले ली, और क्या ले ली? पेंसिल से बना लिए, रबड़ काम में ले लिया, और बताओ इसके अलावा शीट काम में ले ली, कागज़ काम में ले लिया, कपड़ा आदि चीज़ों की का इस्तेमाल किया जाता है। कपड़े पर बना दिया, कागज़ पर बना दिया, या कोई भित्ति पर बना दिया, ये सब, या कोई लकड़ी पर बना दिया। तो चित्रकला में ये सब सामग्री उपयोग में होती है। रंग है, ब्रश है, पेंसिल है, कपड़ा है, कागज़ है, भित्ति है और लकड़ी है, और भी अन्य सामग्रियाँ हो सकती है। इसके अलावा अपन चर्चा करें मूर्ति कला में, तो मूर्ति कला में देखो पत्थर है, मिट्टी है, धातु है, औजार है, तार है, अनेक सामग्रियों का उपयोग किया जाता है मूर्ति कला में। जैसे पत्थर, इसके अलावा लकड़ी, धातु, औजार या तार, ईंट आदि का प्रयोग किया जाता है किसमें? मूर्ति कला में। इसके अलावा वास्तुकला, अब देखो वास्तुकला में भी, भवन निर्माण कला में पत्थर का काम होगा, ईंट का, सीमेंट का, कंकड़ का, पत्थर का, रेत का, बजरी का, छेनी का, हथौड़े का, इसके अलावा लोहे का आदि अनेक सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। और ये सामग्री इसके लिए क्या होती है? आवश्यक होती है। तो कलाकार अरूप से रूप का सर्जन करते हैं। कलाकार अरूप से रूप का सर्जन कैसे करते हैं? जैसे कोई पत्थर पड़ा हुआ है और मूर्तिकार को अगर उस पत्थर को दे दिया जाए तो वो आराम से उसमें से कोई भी देवी देवता की मूर्ति बना के तैयार कर देगा, या फिर कोई भी जाली, झरोके आदि उसमें से बना के तैयार कर देगा। तो उस पत्थर को हम पहले जब देखते हैं तो उसमें कोई भी देवी देवता हमें छुपा हुआ नजर नहीं आता है। तो इसलिए मूर्तिकार हो, चाहे चित्रकार हो, चाहे भवन निर्माण कला का कार्य करने वाला कोई कारीगर, मिस्त्री हो, ये सब क्या करते हैं? अमूर्त से मूर्त रूप को प्रदान करते हैं, या अरूप से रूप का सर्जन करते हैं। तो ये लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट हुई, कलाकार अरूप से रूप का सर्जन करते हैं, यानी अरूप से, यानी कि अभी मैं आपको एक शीट दे दूं, खाली शीट, कलर, ब्रश सब पकड़ा दूं, और मैं आपसे कह दूं चलो बताओ इस शीट पे कौन सा चित्र बनेगा, या इस शीट के अंदर कौन सा चित्र छुपा हुआ है, तो आप नहीं बता सकते ना, मैं भी नहीं बता सकता, ईश्वर भी नहीं बता सकता।
कोई भी नहीं बता सकता उसको, क्योंकि तो वो हो गया आरोप। अब उसमें जब अपन पेंसिल से बनाना स्टार्ट करेंगे, डॉट डॉट बनाएंगे, अपने दिमाग में क्या चल रहा है, तो कलाकार के भावों को प्रदर्शित करना ही कला कहलाती है। तो अपने दिमाग में आया कि हमको बनाना है गुलाब का फूल, या अपने सोचा कि हमको बनाना है एक हाथी का चित्र, या बनाना है एक चिड़िया का चित्र बनाना है। तो सबसे पहले वो चीज़ अपने मन के अंदर आएगी, ठीक है, और वो मन के अंदर आएगी, फिर अपना आदेश देंगे अपने हाथ को, अपना माइंड अपने हाथ को आदेश देगा कि भाई इनको चिड़िया का चित्र बनवा दे। तो चिड़िया का चित्र आराम से वो ड्रॉ कर देंगे, तो वो बनाने लग जाएंगे। शुरू में 1-2 बार मिटाएंगे, फिर सही लगेगी, क्योंकि अपन को पता है कि अपन ने किसी चिड़िया को देखा है तो वो कैसी होनी चाहिए, वैसे अगर नहीं बनती है तो अपन खुद ही मिटाते रहते हैं। अगर अच्छी बन जाती है तो एक बार में ही परफेक्ट हो जाता है, उसके बाद में हम कलर भर देते हैं। अब कलर भी हमें पता है कि जैसे मोर के अंदर कौन सा कलर आएगा, कौवे के अंदर कौन सा आएगा। अभी मैं आपसे कहूँ काले कलर का कौवा होता है, तो आप उसमें ऑटोमेटिक काला कलर कर देंगे, आप उसमें पिंक कलर तो नहीं भर सकते, क्योंकि आपको पता है कि कौवा कौन से कलर का होता है, ठीक है। तो कलाकार हमेशा अरूप से रूप का सर्जन करता है। इतनी बात समझ में आ गई क्या? जल्दी से बोलो गुरुजी हाँ। अब पर्सनली अपन चित्रकला की बात करते हैं और आगे। अभी तो सामग्रियों की बात की। देखो चित्रकला विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अंतर्गत, यानी कि पुराणों की अपन बात करें तो उसमें एक पुराण है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। पुराण का क्या नाम है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण। पहले मैं मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर पहले से इतना सारा लिखा हुआ है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण, बताओ कैसे लग रहा है आपको? कॉलेज की छुट्टी होने के बाद पढ़ाई हो रही है आपकी? अच्छा नहीं लग रहा? कोई बात नहीं, ये तो थोड़े दिन के लिए क्या एक समय दिया था कॉलेज खोलने के लिए, सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही तो काम करना पड़ेगा। चलो चित्रकला दिख नहीं रहा होगा इस पेन से, अब तो दिख रहा होगा। चित्रकला, चित्रकला में भी मैंने बात की थी विष्णु धर्मोत्तर पुराण की। किसकी? विष्णु धर्मोत्तर पुराण। विष्णु धर्मोत्तर पुराण, कौन सा पुराण है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अंतर्गत उसके तृतीय खंड में, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अंतर्गत उसके तृतीय खंड में जो चित्रसूत्र नाम से व्याख्या की गई है। किस नाम से? चित्रसूत्र के नाम से। इसके तृतीय खंड में, तृतीय खंड में चित्रसूत्र नाम से, किस नाम से? चित्रसूत्र नाम से क्या की गई है? व्याख्या की गई है। और इसमें बताया गया है कि कलाओं में चित्रकला श्रेष्ठ है। इस चित्रसूत्र में क्या लिखा हुआ है कि जितनी भी कलाएं हैं, 64 प्रकार की कलाएं हैं, तो उन कलाओं में क्या है? चित्रकला क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। चित्रकला सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, मानी गई है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि चित्रकला को सर्वश्रेष्ठ कहाँ पर बताया गया है, या चित्रकला को सर्वश्रेष्ठ कहाँ पर मानी गई है? तो आप लिखेंगे विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तृतीय खंड में, जिसमें चित्रसूत्रम के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उस चित्रसूत्र के अंतर्गत चित्रकला को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। क्या माना गया है? सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और उसकी साधना भी की गई है, और साधना के साथ में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को, ये चार क्या है? पुरुषार्थ हैं। कौन कौन से हो गए? धर्म, अर्थ, काम और चौथा कौन सा है? मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 4 बार बोलो। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों क्या है?
पुरुषार्थ है, तो इन पुरुषार्थों की प्राप्ति हो सकती है। और घरों में चित्र लिखने के समान या बनाने के समान कुछ मंगलमय कार्य नहीं है, यानी कि घरों के अंदर जो चित्रकारी करते हैं उससे श्रेष्ठ कोई भी कार्य नहीं माना गया है। श्रेष्ठ चित्रों के साथ में ही इंसान का मंगलमय जीवन बताया गया है। तो इसी के साथ में एक वहाँ पर दोहा भी लिखा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है कलानां परवरम चित्रम, कलानां परवरम चित्रम धार्मिकामार्थे मोक्षिकम मोक्षिदम मांगल्यम प्रथमम हो तद गहे यत्र प्रतिष्ठितम। ये क्या लिखा हुआ है? चित्र सूत्र में लिखा गया है कि 4 पुरुषार्थ जिसमें धर्म, अर्थ, मोक्ष और काम, इनको श्रेष्ठ बताया गया है। और इसी के साथ में घरों में चित्र बनाने या लिखने के समान अन्य कुछ मंगलमय कार्य नहीं माना गया है, ऐसा बताया गया है। इसी के साथ में चित्रकला में जैसे कि रेखा, रंग, वर्तना, अलंकरण। अलंकरण क्या होता है? जो आप चित्र बनाते हैं उसमें बारीक बारीक डिजाइनिंग करते हैं, वाइट कलर से, गोल्डन कलर से, पीले कलर से उसके आभूषण बनाते हैं, तो उसको कहते हैं अलंकरण। तो उस अलंकरण, इन चारों की सहायता से चित्र का जो स्वरूप है वो निष्पादित हो जाता है, यानी कि चित्र क्या होता है? सुंदर दिखने लग जाता है। इसी के साथ में वात्स्यायन कर्त, एक वात्स्यायन एक मुनि हुए थे, क्या नाम उनका? वात्स्यायन। इन वात्स्यायन ने क्या किया था? इन्होंने एक टीका लिखी थी और उस टीका का नाम था कामसूत्र। क्या नाम था? कामसूत्र। और कामसूत्र क्या है? टीका है। टीका किसे कहते हैं? देखो ये टीका भी 2-3 प्रकार के होते हैं। एक तो अपन मंदिर में जाते हैं और एक यहाँ टीका लगाते हैं, वो टीका। दूसरा होगा महिलाएं जो पहनती हैं नथ टीका। तीसरा हो गया लगन टीका। और एक हो गया टीका जो अपने शिक्षा से संबंधित है। टीका का मतलब है जैसे कि आपको मैंने नोट्स लिख के दिए, ठीक है, आपने उन नोट्स में से फिर वापस से एक दूसरी कॉपी और बना ली नोट्स की, तो वो क्या होगी? एक फोटोकॉपी होगी। तो टीका का मतलब क्या हो गया? एक प्रकार से फोटोकॉपी, यानी कोई भी मैटर लिखा हुआ हो उस मैटर को सेम टू सेम दूसरी नोटबुक में उतार देना ही टीका कहलाती है। तो वात्स्यायन कर्त एक टीका लिखी थी, कामसूत्र। तो पहले से लिखी गई थी लेकिन उन्होंने अपनी स्टाइल से लिखा, तो वो क्या होगी? टीका कहलाई। तो टीका में वात्स्यायन का तो हो गया कामसूत्र, ये ग्रंथ है। वात्स्यायन का कौन सा हो गया? कामसूत्र। तो कामसूत्र की टीका यानी कामसूत्र की एक फोटोकॉपी हुई। उस फोटोकॉपी को किसने किया? यशोधर पंडित ने। किसने किया? यशोधर पंडित ने। यशोधर पंडित। यशोधर पंडित ने क्या किया? इसकी फोटोकॉपी की और इसमें आलेख्य के 6 अंग बताएं। आलेख्य का मतलब होता है चित्रकला। आलेख्य का मतलब क्या होता है? चित्रकला। आलेख्य, आलेख्य का मतलब चित्रकला। तो चित्रकला के कितने अंग बताए? 6 अंग बताए। कौन से? वो 6 अंग आपने पढ़े थे कक्षा 12th में। वो कौन कौन से 6 अंग हैं जिनको हम क्या कहते हैं? षडांग बोलते हैं। इन 6 अंग को क्या कहेंगे? संस्कृत में षडंग कहेंगे। षडंग, षट प्लस अंग, इसका संक्षिप्त क्या हो जाएगा? षट प्लस अंग। षट का मतलब होता है 6 और अंग यानी कि 6 अंग जिनको कहेंगे षडंग। याद रहेगा। अब वो षडंग कौन कौन से हैं? वो षडंग इस प्रकार से हैं। पहला है रूप भेद। पहला कौन सा है? रूप भेद। अपन किसकी चर्चा कर रहे हैं? ध्यान रखना, षडंग की चर्चा कर रहे हैं। पहला हो गया रूप भेद, यानी कि रूप में भेद करने वाला या रूप में अंतर जानने वाला, रूप भेद। दूसरा हो गया प्रमाण। दूसरा कौन सा हो गया? प्रमाण। प्रमाण क्या होता है? अनुपात। प्रमाण को क्या कहते हैं? अनुपात। अनुपात को और क्या कहते हैं? अनुपात को परमा भी बोलते हैं। अब अनुपात क्या? जैसे कि अपना चेहरा है, इसमें देखो
ये जो कान बना हुआ है ये दूसरे कान की सीध में है, आँख एक आँख का गैप है और दूसरी आँख, तो बीच में बैलेंस है, बीच में एक नाक स्टार्ट हो गई, फिर एक फेस हो गया। अगर मान लो ये कान यहाँ नहीं होता और यहाँ सिर पर होता, और सिर पर अगर मान लो सीमेंट का कट्टा रख लेते तो अपना कान तो फूट जाता ना, खराब हो जाता। अपने कान में क्या भर जाता, सीमेंट भर जाता। अगर ये नाक यहाँ नहीं होती, पीछे को होती, तो अपन जैसे पैदल चलते तो कोई भी अपनी नाक को पीछे से बंद कर देता, है ना, तो सही नहीं रहता ना। तो इसलिए पहले ही जो अपने नाक नक्षत्र, अपनी जो बॉडी एनाटॉमिक है, सब कुछ ये ईश्वर ने क्या है सोच समझ के बनाई है, ठीक है। अब ये जैसे ये हाथ है, ये हाथ मान लो छोटा बना देता, एक हाथ बड़ा बना देता, तो अच्छा नहीं लगता ना। एक पैर थोड़ा सा छोटा, एक बड़ा, अनुपातहीन हो जाती ना अपनी बॉडी, तो कोई काम का नहीं था। चाहे इंसान की देख लो, चाहे जानवरों की देख लो, चाहे पक्षियों की देख लो, चाहे पेड़ पौधों की देख लो, सभी में क्या है एक अनुपात होता है, एक प्रमाण होता है। तो प्रमाण का मतलब समझ गए आप, एक तरह से अनुपात। तीसरा हो गया भाव। तीसरा कौन सा है, भाव। भाव क्या होता है, व्यक्ति के मन के जो भाव होते हैं उनको प्रदर्शित करना। कभी कभी अपने मन में देखो बुरे भाव आते हैं, कभी अच्छे भाव आते हैं, पता है ना। अच्छे भावों को हमेशा अपने मन के अंदर रखना चाहिए, बुरे भावों को हमेशा निकाल देना चाहिए। कभी कभी अपने रात को सपने आते हैं, सपनों में कभी कभी तो ऐसे डरावने हो जाते हैं ताकि अपन बोल भी नहीं पाते। कभी कभी सपनों में शादी भी हो जाती है, कभी कोई मर भी जाता है, या पड़ोसी की आग लग जाती है, या फिर अपन सपनों में कहीं जंगल में घूम रहे हैं, या फिर कहीं और अच्छी जगह घूम रहे हैं, हाँ। तो अच्छे बुरे सपने सभी प्रकार के आते हैं। तो सपने क्या है कि जो अपन को दिन में याद रह जाती है वही सपनों के रूप में आ जाती है। जिस चीज़ को अपन ज़्यादा सोचते हैं वो भी सपनों के रूप में प्रकट हो जाती है। तो ये प्रकार से क्या हो गए, भाव हो गए। चौथे नंबर पे लावण्य योजना। चौथे नंबर पे क्या है, लावण्य योजना। लावण्य योजना चौथे नंबर पे क्या हो गया, लावण्य योजना, यानी कि उसकी क्या प्रकार से सुंदरता को बोलते हैं लावण्य योजना। पांचवें नंबर पे सादृश्य। पांचवें नंबर पे क्या है, सादृश्य। सादृश्य यानी के समान या के जैसा, यानी कि उसके जैसा वो बना दिया। यानी कि कोई भी दृश्य चित्र था तो उसको देख के हमें वैसे के वैसे बना दिया, तो वो क्या हो गया एक प्रकार से सादृश्य। छठे नंबर पे आता है वर्णिका भंग। छठे नंबर पे कौन सा आता है, वर्णिका भंग। वर्णिका भंग यानी कि रंगों से संबंधित, कौन सा रंग कहाँ पर कैसे बनाया गया है, कौन सा रंग किस रंग के पास में लग रहा है, कौन सा अटपटा लग रहा है, कौन सा सुंदर लग रहा है, तो ये सब वर्णिका भंग के अंतर्गत आते हैं। इसी का आपने एक श्लोक भी पढ़ा होगा, रूप भेदा परमानानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम। दोबारा बोलो मेरे साथ में, रूप भेदा परमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम। इस लाइन को कहा कि आप इस दोहे को याद कर लेंगे तो कहीं पे किसी के सामने सुना भी देंगे तो यूँ कहेंगे अरे वाह क्या गजब का दोहा बोला है, और आपके जो षडांग जो 6 अंग है वो भी याद हो जाएंगे और आपका दोहा भी याद हो जाएगा। या कभी कोई अंताक्षरी हो आपके घर पे, या कोई टूर पे जाए जहाँ, या कोई रिश्तेदारी में शादी विवाह में, तो अंताक्षरी में इसको बोल दो, रूप भेदा परमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम। तो आपको वहाँ पर पढ़ा लिखा समझने लग जाएंगे। तो ये कौन से 6 अंग हो गए, देखो, रूप भेद परमाण भाव लावण्य योजना सादृश्य वर्णिका भंग। दोबारा देखो, रूप भेद परमाण भाव लावण्य योजना सादृश्य वर्णिका भंग। अगर नीचे से याद करेंगे तो वर्णिका भंग, सादृश्य, लावण्य योजना, भाव, प्रमाण, रूप भेद। लेकिन आप इसको स्टार्टिंग से याद करेंगे, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे। तो रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजना सादृश्य वर्णिका भंग, ये आपके क्या हो गए, षडांग हो गए। इनको आप अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे। एग्जाम में इससे संबंधित एक क्वेश्चन हर बार आया है और अवश्य आया, तो इसको क्या कर लेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट के रूप में आप लिख लेंगे। और इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट वो था जो कला के तत्व होते हैं, रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत, अंतराल, ये भी क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट के रूप में याद रखेंगे, ठीक है।
इसी के साथ में आधुनिक विचारधारा के अनुसार भी चित्र के 6 तत्व होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताए थे। कौन कौन से? रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत, अंतराल। रेखा को बोलते हैं लाइन। रेखा को क्या बोलते हैं? लाइन। अब ये नहीं है कि भाई आपके पास आसपास में कोई रेखा नाम की लड़की हो और आप उसको जाके बोल दो लाइन क्या कर रही है, ऐसा नहीं, ठीक है। किसी व्यक्ति विशेष का नाम लाइन नहीं हो सकता। बाकी लाइन तो जो अपन लाइन खींचते हैं, टेढ़ी मेढ़ी, सीधी, आड़ी, तिरछी जो लाइन खींचते हैं वही लाइन है, वही रेखा है। इसके अलावा जो रूप होता है, रूप को बोलते हैं फॉर्म, FORM, फॉर्म यानी रूप। और उसके बाद कलर की, रंग की परिभाषा तो आपको पता ही है, रंग किसे कहते हैं। रंग दूसरा नाम है वर्ण का। तो वर्ण को रंग, कलर कहते हैं, COLOUR, कलर यानी रंग या वर्ण। और उसके बाद में जो तान आती है, तान भी देखो कितनी प्रकार की होती है। एक तो कोई डीजे बज रहा हो और उस पर गाना चल रहा हो, 52 गज का दामन पैर नाचूंगी, या चल रहा हो कि वो कलाकंद सेट चल रहा हो, या कोई सा भी गाना चल रहा हो, तितलियाँ वाला चल रहा हो, तो वो एक डीजे की तान आ जाती है, वो तान भी होती है। एक अपने चित्रकला में तान कौन सी होती है, यानी कि रंगत के हल्केपन या गहरेपन को क्या कहते हैं? तान कहते हैं। तो तान बोलते हैं, वैसे टोन होनी चाहिए कि भाई आपको कौन सी टोन का कपड़ा चाहिए, तो वहाँ पर इस तान को भी याद कर लिया जाता है। उसके अलावा पोत होता है। पोत क्या होता है? पोत बोलते हैं टेक्सचर को। क्या बोलते हैं? टेक्सचर को, TEXTURE, टेक्सचर यानी पोत होता है। यानी कि अलग अलग वस्तुओं में अलग अलग प्रकार के पोत होते हैं। जैसे कि आप इस सफ़ेद बोर्ड के ऊपर आपको चिकना नज़र आएगा, और आप इस डस्टर के ऊपर हाथ फेरेंगे तो आपको ये थोड़ा सा अलग नज़र आएगा। कोई बबूल का पेड़ है, उसके ऊपर छाल के ऊपर यानी उसके तने के ऊपर हाथ फेरेंगे तो अलग नज़र आएगा। या फिर कोई बेवड़ी का पेड़ है, यानी कि जिसमें बेर आते हैं, उस पर फेरेंगे तो अलग आपको अंदाज़ा हो जाएगा। दीवार पे हाथ फेरेंगे तो अलग, ठीक है। तो ये क्या है? पोत हो गया, जिसको टेक्सचर बोलते हैं। उसके बाद में लास्ट एंड फाइनल आता है अंतराल। अंतराल स्पेस। जैसे कि आपके पास ये बोर्ड है, आराम से इतनी बड़ी पेंटिंग कर सकते हो, स्केच कर सकते हो। आपके पास छोटी शीट है तो छोटी शीट के अनुसार आप क्या कर सकते हो, उसमें स्केच कर सकते हो। तो ये क्या हो गया? एक तरीके से स्केच हो गया, स्पेस। तो कला के तत्व कौन कौन से हो गए? रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत, अंतराल। ये क्या हो गए? रेखा के तत्व, कला के तत्व हो गए। कला के क्या हो गए? तत्व हो गए। इसी के साथ में भारतीय चित्रकला का जो इतिहास है वो उतना ही प्राचीन है जितना कि प्राचीन जो मानव था उसका जो इतिहास था। यानी चित्रकला का इतिहास भी इतना ही पुराना है जितना कि मानव का इतिहास हमें प्राप्त होता है। जैसे प्रागैतिहासिक काल में चट्टानों के ऊपर भी क्या करते थे, आदि मानव थे, वो कोयले से चित्रकारी करते थे। किससे? कोयले से चित्रकारी करते थे। शिकार के दृश्य बना देते थे या किसी भी पशु का दृश्य बनाते थे। आपने 12th में पढ़ा होगा, जादू टोटके के चित्र बनाते थे। यानी कि केरल के अंदर जो गुफा है, वायनाड की एडकल की गुफा, वहाँ पर क्या है कि जादू टोने के चित्र प्राप्त हुए हैं। वहाँ पर शिकारी क्या करते थे, पशु का चित्र बनाते थे ज़मीन पर या दीवार पर। उसको बनाने के बाद में उसको पत्थरों से, हड्डियों से या कोई नुकीली वस्तु से उसको काटते, पीटते, कूटते थे। उससे ऐसा मानना था कि उसने जिस भी पशु का चित्र बनाया लगभग वही पशु उसको शिकार में आसानी से मिल जाता था। तो इस प्रकार से एक आस्था थी कि इस प्रकार करने से हमें विजय प्राप्त हो सकती है। तो चित्रकला का इतिहास भी बहुत प्राचीन है। जो मानव था वो गुफाओं के अंदर उनकी दीवारों पर, चट्टानों पर आदि पर आड़ी तिरछी जो रेखाएं खींचता था और उसके बाद में वो अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करता था, और वो आज भी बहुत हद तक सुरक्षित है। इसी के साथ में 3री और 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र भी बने थे। जो अग्निदेव के चित्र का भी उल्लेख उसमें मिलता है। किसका? अग्निदेव का। और एक क्वेश्चन आता है कि कला का सबसे पहले वर्णन कहाँ किया गया है, तो ऋग्वेद में किया गया है। ध्यान रखेंगे, कला का सबसे पहले वर्णन कहाँ किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। इसी के साथ में चित्रों को कितने भागों में बांटा गया है? देखो, चित्रों को 4 भागों में बांटा गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में जो चित्र सूत्र है, उस चित्र सूत्र में चित्रकला की विशेषताओं का विस्तार से वर्णन किया गया है।
और उसमें भी जो चित्र है उनको कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। यानी कि जो अभिलषितार्थ चिंतामणि एक ग्रंथ है उसमें 4 प्रकार के चित्रों का उल्लेख किया गया है। पहला जो चित्र है वो है भित्ति चित्र। पहला कौन सा है? भित्ति चित्र। दूसरा कौन सा है? अभित्ति चित्र। पहला भित्ति चित्र, पहला कौन सा हो गया? भित्ति चित्र। भित्ति हो गया। दूसरा कौन सा? भित्ति चित्र हो गया। पहला कौन सा? भित्ति चित्र। दूसरा भित्ति चित्र। ये पहला हो गया। ये क्या हो गया? दूसरा हो गया, इसमें ए लगा हुआ। तीसरा हो गया रस चित्र और चौथा हो गया धूलि चित्र। तीसरा हो गया रस चित्र और चौथा कौन सा हो गया? धूलि चित्र। चौथा कौन सा हो गया? धूलि चित्र। अब देखो इनमें अंतर क्या है? इनमें अंतर यही है, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं भित्ति चित्र के बारे में। किसके बारे में? भित्ति चित्र के बारे में। कि ऐसा चित्र जो दर्पण में दिखाई देने वाले बिंब के समान ज्यों का त्यों दिखाई दे। यानी कि ऐसा चित्र जैसे कि अपन कांच में मुंह देखते हैं तो अपना जैसा मुंह है वैसा का वैसा कांच में दिख जाता है, या कोई कांच अलग से कोई मुंह बना के नहीं दिखाता अपन को। अपना जैसा कलर है वैसा कलर दिख जाएगा। अपनी जैसी आँखें हैं वैसे उस कांच में दिख जाएंगी। अपने जैसे बाल खड़े कर रखे हैं तो उसमें भी खड़े खड़े बाल दिख जाएंगे। अपन ने अपना मुंह धो धा के फिर कांच में देखा तो वैसे दिख जाएगा। अपन रोते हुए अगर कांच में देखेंगे तो वो भी रोता हुआ ही दिखा दे, मतलब ज्यों का त्यों। तो भित्ति चित्र ये हो गया। अपन भित्ति चित्र को याद रखने के लिए देखेंगे कि अपन कांच में मुंह देखते हैं तो अपना मुंह जैसा का तैसा दिखाई देता है, तो वो क्या हो गया? एक तरह से भित्ति चित्र हो गया। तो ऐसा चित्र जो दर्पण में दिखाई देने वाले बिंब के समान ज्यों का त्यों अनुकर्तो या दिखाई देता हो वो होता है भित्ति चित्र। इसके अलावा दूसरे नंबर पे आता है अभित्ति चित्र। दूसरे नंबर पे कौन सा? अभित्ति चित्र। ऐसे चित्र को चित्रकार अपने मनोभावों से, अपने मन के भावों से और अपनी कल्पना के आधार पर क्या करता है? निर्मित करता है। अभित्ति का मतलब हो गया ऐसे चित्र जो चित्रकार अपने मन के भावों से और मन की कल्पना से क्या करता है? चित्रित करता है। अभी मैं आपसे कहूँ कि आप एक मोर का चित्र बनाओ तो सारे विद्यार्थी मोर का चित्र बनाएंगे, लेकिन कोई किस तरीके से बनाएगा, कोई किस तरीके से। तो एक कल्पना करके बनाएंगे अपने मन के अंदर। जैसे ही मैं बोलता हूँ मोर का चित्र बनाओ तो आप तुरंत मोर का ही बनाते हैं। बताओ क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने जब भी मोर को देखा होगा तो आपके दिमाग के अंदर उस मोर की आकृति छप गई होगी और वो आपके अचेतन मन में चली गई। जैसे ही मैंने मोर का चित्र बनाने के लिए कहा तो आपके वो अचेतन मन से पहले चेतन मन में आई और चेतन मन से आके आपके मन के भावों में परिवर्तन हुई और मन के भावों ने मस्तिष्क ने किसको ऑर्डर दिया? अपने हाथ को, हाथ ने दिया पेंसिल को, पेंसिल ने तुरंत ड्रॉ कर दिया मोर। नहीं, मोर की जगह आप हाथी भी बना सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आपने मोर देखा हुआ है और आप कल्पना करके और अपने मन के भावों से मोर को प्रदर्शित कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है रस चित्र। तीसरे नंबर पे कौन सा आता है? रस चित्र आता है। रस चित्र कौन से होते हैं? देखो, विभिन्न रसों की साकार अभिव्यक्ति करने वाले चित्र को रस चित्र की श्रेणी में रखा जाता है। यानी विभिन्न रसों की साकार अभिव्यक्ति करने वाले, यानी कि किसी भी चित्र को, यानी व्यक्ति चित्र अगर आपको दिखाया जाए तो आप उसमें व्यक्ति के भावों को ढूंढने लग जाएंगे। आपके सामने कोई मान लो जूस का चित्र दिखाएंगे तो आपका दिमाग ठंडा हो जाएगा और बिल्कुल ऐसे जूस पीने की इच्छा होने लग जाएगी। आपको किसी गाय का चित्र दिखाया जाएगा तो आपके अंदर गाय के जैसे विचार आ जाएंगे। तो वो हो गया रस, यानी कि जैसे चित्र देखा वैसे उस मन में भाव आने लग जाएंगे। चौथे नंबर पे आ गया धूलि चित्र। कौन सा? धूलि चित्र। तो लोक जीवन में प्रचलित आकार और जैसे चौपूर्णा, सांझी, मानना, अल्पना, रंगोली, मेहंदी लगाना आदि चित्र इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। उनको बोलते हैं धूलि चित्र। यानी कोई भी चीज़ पहले से रटी रटाई हो उसी को आगे बढ़ाना, धूलि चित्र। तो सामान्य रूप से प्राचीन काल में 3 प्रकार के चित्र बनते थे।
कौन कौन से थे वो 3 चित्र, जिसमें अपन भित्ति चित्र रख सकते हैं, भित्ति चित्र यानी दीवार पर बनाए गए चित्र। दूसरा हो गया पटचित्र, पटचित्र का मतलब कपड़े के ऊपर बनाए गए चित्र। तीसरा हो गया फलक चित्र, फलक यानी जैसे आप कैनवास पे बनाएं, कागज़ पे बनाएं, या फिर फलक का मतलब होता है कपड़े पर, किस पे, कपड़े पर। तो कला का आरंभ आलेखन से ही होता है, यानी कि कला बनाने से पहले सबसे पहले पेंसिल से इस्तेमाल करते हैं। चाक्षुष कलाओं में आज भी आलेखन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि किसी भी चित्र को बनाने से पहले हम पेंसिल का उपयोग करते हैं और उसमें एक डॉट से प्रारंभ करते हुए एक विशाल आकृति का भी निर्माण कर देते हैं। तो आज की चर्चा यहीं पर ख़त्म होती है, चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी ये चैप्टर क्या पूरा नहीं हुआ, इसके बारे में आगे भी चर्चा जारी रहेगी, और इस अध्याय में से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको लिखवा दूंगा। आप नोट्स में से इनके आंसर ढूंढ के लिख कर तैयार रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मैं सोचता हूँ कि जल्दी से इस किताब को एक बार पुनः आपको रिवीजन के रूप में पढ़ा दिया जाए, और उसके बाद में आपको कुछ टेक्निक चित्रों के माध्यम से भी आपको प्रैक्टिकल कार्य करवा दिया जाए। यदि आपको प्रैक्टिकल होगा तो आप अपनी फ़ाइल को तैयार रखेंगे। प्रैक्टिकल नहीं भी होता है तो भी अपनी फ़ाइल कंप्लीट करके जमा कराना ज़रूरी है। ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।